नमस्कार। कार्यक्रम न्याय मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न्याय और न्याय प्रणाली के विषय में आपको अवगत कराते हैं और यहाँ तक संभव हो सके आपकी कानूनी समस्याओं का हल तलाशने में आपकी मदद करते हैं। आज का विषय अपराध और आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि हर वर्ष आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो वर्ष 2011 में 2010 के मुकाबले में 4% ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें 12% की बढ़ोतरी जो थी वो बलात्कार के मामलों की थी और इसके अलावा छेड़खानी के मामले और चेन स्नैचिंग के मामले, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले और एक नया ट्रेंड देखने को मिला, वो था रोड रेस का, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुए और यहाँ तक कि मर्डर भी हो गए। हर शहर का आपराधिक मामलों को लेकर और अपराध को लेकर के एक पैटर्न है, खास पैटर्न है और ये सब बात करते हुए भी अपराध जब होता है तो आम नागरिक के मन में जो है वो असुरक्षा की भावना पैदा होती है। क्या है स्थिति? आइए लेते हैं एक जायजा। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ मेट्रो में हुआ था। एक लड़के ने ट्राई टू टच ऑन माय प्राइवेट पार्ट, तो उसमें आई शाउटेड ऑन हिम एंड आई ट्राई टू स्लैप हिम, बट भीड़ इतनी थी कि आई कुडंट डू सो आई हेल्ड हिज हैंड एंड आई वेंट टू द पुलिसमैन जो भी वहाँ पास में था। उन्होंने उसको पकड़ा एंड छोड़ दिया। 2 मिनट बाद आई वॉज नोटिसिंग दैट पुलिसमैन, उसने पकड़ा, मेरे सामने पकड़ा और थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। तो इस बात से आई वॉज रियली डिस्टर्ब कि अगर हम कंप्लेंट करना भी चाहते हैं तो हम जाएं किसके पास। थोड़ी दिन पहले की बात है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया था, वहाँ पे मेरे पास लगेज था, उसकी चेकिंग ही नहीं हुई। क्राइम रिपोर्ट सारी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, हम टीवी मीडिया चैनल्स में हम पढ़ते हैं, पर कोई सज़ा नहीं दी जाती है लोगों को। वुमेन के अगेंस्ट क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं। आजकल चलते फिरते लड़कियां मतलब रास्ते में इतनी अनसेफ हो चुकी हैं कि रास्ते में लोग उसको चलते फिरते छेड़ते हैं कुछ, और वो उस पर कुछ कह भी नहीं सकती। साथ साथ उन लोगों का ये भी कहना है कि भैया हमने तो छेड़ा ही नहीं। अगर लड़की पुलिस वालों के पास कंप्लेंट करने जाती है तो पुलिस वाले ये कहते हैं नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि किसी लड़के ने छेड़ा। इसके लिए सिर्फ हम सरकार को या पुलिस को ही दोष नहीं दे सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट को और पुलिस को ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वो स्केर्ड है, क्योंकि बाहर निकलने में गर्ल्स को एंड मोस्टली लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जीवन में एक लय का अभाव हो गया है। लय का टूटना और मनुष्य में आकांक्षा का बढ़ना क्राइम का मूलभूत कारण है मेरी समझ से। बी केयरफुल एंड बी अवेयर इन योरसेल्फ। आम आदमी अपराध से परे रहना चाहता है और आपराधिक प्रवृत्ति भी बहुत सारे लोगों में नहीं होती, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस होते हैं। क्या ये मामला यानी अपराध का मामला जो है लोगों की मानसिकता से जुड़ा हुआ है? क्या हमें अपराध को भी एक मानसिक रोग की तरह देखना पड़ेगा? दूसरी बात मीडिया की भी आती है, क्योंकि मीडिया जब अपराध होता है तो अपने खास अहम भूमिका जो है वो निभाता है, चाहे अखबार हो या टेलीविज़न हो। क्राइम रिपोर्टिंग जो है वो अपना एक अहम मुकाम रखती है। फिलहाल ये देखते हैं कि बढ़ता अपराध, घटती सज़ा, ये है हमारा आज का मुद्दा। आज के मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं आपका परिचय करा दूं हमारे 2 खास मेहमानों से। सबसे पहले हमारे चिर परिचित मनीष छिब्बर साहब, सीनियर असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, न्याय मंच के साथ काफ़ी जुड़ाव रहा है। दूसरे हमारे खास मेहमान, धन्यवाद देना चाहूँगा आने के लिए, डॉक्टर दीपक रहेजा, जाने माने एमिनेंट क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट हैं और ख़ास अपनी पकड़ रखते हैं आपराधिक मामलों को लेकर और मानसिकता के मामले में। पहला प्रश्न मनीष मुझे आपसे करना है कि क्या कारण है कि देखिए, एक कहावत बड़ी चिरपरिचित है कि सोसाइटी प्रिपेयर्स द क्राइम एंड इंडिविजुअल कमिट्स इट। ये बहुत बार कहा गया है। तो ये खास जो पैटर्न है पूरे भारत में तो है, लेकिन दिल्ली में इसका खास रुझान है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो किस तरह के पैटर्न आप दिल्ली में देखते हैं? हम लोग ये देख रहे हैं जो दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है और ख़ासकर छोटे शहरों से लोग यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, नेशनल कैपिटल है, रोज़गार के लिए आ रहे हैं। तो अब जगह तो सीमित है, उसी सीमित जगह में लोग ज़्यादा हैं, तो लोगों का एक मनमुटाव बढ़ रहा है और प्रवृत्ति ये है कि अब कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। दूसरी जो एक बड़ी गंभीर बात ये है कि लोग
ये देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि लोग क्राइम कर रहे हैं और बच निकलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बार बार कहा है कि हर जो केस से एक पुलिस के पास आता है उस पर FIR होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस भी इस बात पे अमल नहीं एक बात की ओर मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा, इंपल्सिव क्राइम, मतलब खास करके दिल्ली में ये देखा गया, जैसे रोड रेज की बात आती है, कोई बात नहीं होती, छोटी सी बात है, बम्पर से बम्पर टकरा गया, क्या मामला होगा, 500 लग जाएंगे, 1000 लग जाएंगे, लेकिन एक आदमी का मर्डर तक हो जाता है। नहीं, वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि लोगों के मन में अब कानून को लेके गंभीरता कम हो रही है। लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों का भी मानना है कि लोग देखते हैं कि लोग ये रोड रेज का ही इशू है, लोग किसी को सरेआम पीट देते हैं और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। इशू तब उछलता है जब मीडिया में आता है, लेकिन मीडिया अब हर जगह हर इशू को हाईलाइट करने के लिए तो बैठा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर फॉर एवरी इशू दैट इज़ हाईलाइटेड बाय अस 10 आर द इश्यूज दैट गो अनरिपोर्टेड। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर रहेजा के साथ ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आंकड़े ये कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि देखिए 98% केसेस में जो बलात्कार के केसेस हुए उसमें जो विक्टिम और जो अफेंडर था वो एक दूसरे को जानते थे। रोड रेज के मामले में इट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे एक बॉयल आ जाता है और उसके बाद वो बॉयल सिर्फ बातचीत पे सीमित नहीं रहा, वो एकदम से मर्डर के ऊपर आ गया। और खास करके ये देखा जाए कि बहुत अमीर आदमी जो है वो बहुत गरीब आदमी को कुछ समझता भी नहीं है। तो इसमें आप साइकियाट्री का रोल कहाँ देखते हैं? क्या वाकई में लोग मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं जिसके कारण इतना कुछ हो रहा है? देखिए, जैसा आपने पहले कहा कि बलात्कार का जहाँ तक सवाल है, अगर ज़्यादा जो हादसे हैं उसमें विक्टिम जो है वो परपेट्रेटर को या अक्यूज़्ड को जानता है, वो एक महज इत्तेफाक है। इत्तेफाक इन द सेंस कि उसमें अगर हम कहीं ये देखें कि इसमें विक्टिम का रोल है, उसने भाई अक्सर मामलों में ये देखा गया है कि जो क्राइम करने वाला है वो किसी रिश्तेदारी से जुड़ा है या पड़ोसी है। अब ऐसे में एक नॉन इंटिमिडेटिंग सिचुएशन में जहाँ पे किसी डर का आभास नहीं है, अगर व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज को लांघते हुए अगर इस तरह का हीनियस क्राइम करता है तो उसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं है। इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस दैट द विक्टिम इज नोन टू द अक्यूज्ड। जो दूसरा आपने मामला कहा कि इंपल्सिव क्राइम, अब ये इंपल्सिव क्राइम भी अगर हम देखें तो ये इंपल्सिविटी क्या किसी भी व्यक्ति में कभी भी आ सकती है? जवाब है ना। एक प्रीसीडिंग उसकी व्यक्ति की सिचुएशंस क्या हैं, वो किस तरह के समाज में है, किस तरह के परिवार में है, उसकी इंटरफैमिलियल इंटरपर्सनल सिचुएशन क्या है, उसकी दिमागी हालत क्या है। जब वो सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स यहां तक, वो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, तो जब वो एक गाड़ी का बम्पर टकराना सिर्फ एक महज बहाना है, जब वो बहाना बनता है, वो व्यक्ति यहां तक उबाल में आया हुआ होता है कि फिर वो एक क्राइम कर जाता है, मर्डर कर जाता है। कारण कहीं है, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर समाज का रोल है, परिवार का रोल है, डॉक्टर साहब, बदलता है और बाकी चीजों की। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात मनीष, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, मीडिया के रोल में सेंसेशनलाइजेशन, रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ चढ़ करके करना, क्या ये भी कारण बन रहा है ज्यादा अपराध के लिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखिए सेंसेशनलिज्म तो है मीडिया में, इसमें इस बात से किसी को दो राय नहीं है, लेकिन अब आपको मीडिया को क्रेडिट भी देना पड़ेगा। अब पिछले आप 5-6 साल में देख लीजिए, जितने बड़े रोड रेज के मामले हैं या इंपल्सिव क्राइम्स के मामले हैं, अगर मीडिया उस बात को नहीं उठाता तो उनमें से कई मामले ऐसे थे दब जाते हैं। अब एक अमीर आदमी का बेटा किसी सोए हुए 6 लोगों पे गाड़ी चढ़ा के भाग जाता है, मीडिया उठाता है उस इशू को और कोर्ट्स उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, तो तभी वो किसी अंजाम तक पहुंचता है। नहीं तो सोसाइटल फैक्ट्स जो कल्चरल भी हो सकते हैं, जो फैमिली के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ, एजुकेटेड यूथ जो हाशिए पे है, वो पढ़ा लिखा है, वो MBA है, वो ग्रेजुएट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी वो उसका जो उसको चाहता है, उसकी प्रेमिका है, उसका सरेआम मर्डर कर देता है एकदम से इंपल्सिव में। तो क्या ये वाकई में जो मानसिक विक्षिप्तता जो आ रही है उसमें किसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं ज्यादा? देखिए, निश्चित सी बात है, ये विकृत मानसिकता का उदाहरण है और इसके अंदर ये फिर समझना होगा
कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ एजुकेशन MBA या डिग्री प्राप्त करने से व्यक्ति का टेम्परामेंट या उसका वैल्यू सिस्टम क्या होगा इसको आंका नहीं जा सकता। उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसकी विकेरियस लर्निंग क्या है, वो अपने आसपास जब बड़ा हुआ उसने माँ बाप से क्या सीखा, अपने अगर वो रेज अगर उसको परिवार में नजर आई, बात बात पे गाली गलौज, गुस्सा, पिस्तौल निकाल लेना, अक्सर आजकल लोगों के घरों में लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर होती है, तो इस तरह के जब वो चीज़ें देखता है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन ही हैज़ अटेन्ड, कहीं एक्सप्रेशन ऑफ एंगर के जो मायने हैं वो भिन्न होते हैं। तो मैं फिर मानता हूं कि एक हादसा नहीं है कि रिवॉल्वर निकाली और गोली मार दिया, प्रेमिका की जान ले ली। उसको स्टडी करना होगा कि ये जो बीज है ये क्या है, ये कहाँ से पनपा, कि ये जो हम कहते हैं कि व्यक्ति जो है जब पनपता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर बोथ। तो एक हमारी प्री डिस्पोजिशन है, हमारी पर्सनैलिटी है, जिसको हम कहते हैं बायो साइकोसोशल। देयर इज अ बायोलॉजिकल एलिमेंट टू इट, देयर इज अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट टू इट एंड देयर इज अ सोशल एलिमेंट टू इट, कि हम किस तरह के माहौल में। तो आज का जो समाज है वो भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, हर जगह अर्बनाइजेशन हो रही है। अगर छोटे छोटे गाँव में जाओ तो वहाँ भी अब रूरल वर्ड इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वहाँ भी मीडिया की वजह से लोग जो है ज़्यादा जागरूक हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, उन्हें जो है सेक्स यौन के बारे में जल्दी पता लग रहा है, उनकी चॉइसेस बदल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं हमें अपने वैल्यू सिस्टम, कहीं अपनी रूट्स पे हमें दोबारा जाना होगा। बात तो यहीं पे आती है कि चाहे आप क्रोध की बात कर लीजिए, ईर्ष्या की बात कर लीजिए, लालच की बात कर लीजिए और या अहंकार की बात कर लीजिए, अपराध को ये सब चीज़ें वो जन्म देती हैं। लेकिन बाद में आएंगे डॉक्टर दीपक को कि क्या इसको रोका जा सकता है, इस इंपल्सिव क्राइम को क्या तरीकेकार हो सकते हैं। मनीष, आपसे बात करना चाहूँगा, कन्विक्शन, द रेट ऑफ कन्विक्शन की बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें बहुत सारे केसेस का हवाला दिया जा सकता है। अगर आप अभी हवाला देना चाहें अगर, तो सुसई राज की जो बंबई में जो उसका हवाला देना चाहूँगा, और भी है, अनंत पत्रावाल की बात हुई, और बहुत सारे केसेस ऐसे दिए जा सकते हैं जहां कन्विक्शन ना के बराबर है। तो क्या ये एक अलार्मिंग इंडिकेशन नहीं है जहां तक हमारे क्रिमिनल डिलीवरी, जुडिशरी डिलीवरी सिस्टम की बात आती? जब तक हम कानून में बदलाव नहीं लाएंगे और ये सारे इस तरह के केसेस हैं जल्दी से जल्दी इनको ख़त्म नहीं करेंगे, निपटारा नहीं करेंगे, और जो एक्यूज्ड है अगर उसने क्राइम किया है और अगर वो गिल्टी है तो उसको सज़ा नहीं देंगे, तो एक मैसेज देने की ज़रूरत है सोसाइटी को कि कोई भी क्राइम जो है वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कई साल, कई इनफैक्ट डिकेड्स केसेस चलते रहते हैं। उससे एक सिग्नल ये जाता है कि अगर आपने किसी को गोली मार दी तो 3 साल आप जेल में रहेंगे, उसके बाद आपकी बेल हो जाएगी और उसके बाद वो केस पूरी उम्र चलता रहेगा और न्याय तो हुआ नहीं। तो जब तक अभी देखिए जो हमारा पिनल कोड है, जो CRPC, ये अंग्रेज़ हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसमें हमने चेंजेस किए हैं बहुत नाम मात्र, और जो बड़े चेंजेस होने हैं वो हो नहीं रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट कुछ कर नहीं पा रही है। तो जब तक आप एक क्लियर कट सिग्नल नहीं देंगे कि कोई भी गुनाह करेगा वो उसकी सज़ा मिलेगी, तब तक मुझे लगता है ये इन केसेस का कोई होना नहीं है और ये होते रहे। मान लो गाड़ी टकरा गई है, छोटी सी बात है, उसको गुस्से को शांत भी किया जा सकता है कि भाई तुम्हें लगी तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मुस्कुरा के भाई बच गए, ठीक है, लेकिन मामला उल्टा होता जाता है। कोई देखिए, इसका बहुत एक ख़ास उदाहरण है। कुछ समय पहले दिल्ली में कम से कम एक ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी जहां पे सारी लाल बत्तियों के ऊपर रिलैक्स वर्ड शायद लिखा गया था मेरे ख्याल से। अगर तो वो रिलैक्स वर्ड ये है, हम ये मानते हैं कि दो अनुभूतियाँ, दो इमोशंस जो ऑपोजिट हैं वो साथ नहीं टिक सकती। अगर आप खुश हैं तो आप उदास नहीं हो सकते, या उदासी टेक ओवर कर लेगी या खुशी टेक ओवर। जो पॉजिटिव, जो स्ट्रॉन्गर इमोशन है वो हमेशा। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम पहचानें कि क्या हमारे ट्रिगर्स हैं, किन परिस्थितियों में हमें किस तरह का गुस्सा आता है, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। उस समय अंजाम को भी सोचें। जब इम्पल्सिविटी आती है तो व्यक्ति के सामने, आँख के सामने पर्दा आ जाता है और वो अंजाम की नहीं सोचता। तो यहाँ बहुत ज़रूरत है कि हम एक रिहर्सल करें, अपने आप को पहचानें, अपनी कमज़ोरियों को पहचानें। और अगर हमें इस तरह का गुस्सा आता है और हम जो है बचपन से ही अगर देखते हैं कि हमें उसका हमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो अपने आप को पहले ही चेत जाएं, संभाल लें, नहीं तो व्हेन द लॉ टेक्स ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी फार रीचिंग। वेल डन, बहुत बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये नहीं होता कि आपने किसी विक्टिम को आपने उस पर हमला कर दिया, मार दिया, आपकी अपनी फैमिली भी तबाह होती है। क्योंकि जब कानून का शिकंजा आपके ऊपर पड़ता है तो देखिए आप भी शांत नहीं रहने वाले। अगर कुछ हो जाता है, इंपल्स कुछ आती है, तो शांत हो जाइए। मनीष, आपकी तरफ आना चाहूंगा, मीडिया के रोल की बात करना चाहूंगा। जो एक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है,
आपको याद होगा कि पहले जूरी सिस्टम हुआ करता था, फिर बेंच सिस्टम आ गया। कहीं ना कहीं मीडिया में एनालिसिस की कमी है। मीडिया ये डायरेक्शन क्यों नहीं देता कि जब बात ये उठने लगी है, लोग कहना शुरू हो गए कि जूरी सिस्टम जो था वो बेटर था, बेंच सिस्टम अभी, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पेंडेंसी तो अभी मेरे हिसाब से तो और भी बढ़ेगी इसलिए क्योंकि जो लोगों के पास पैसा आ रहा है और जो जनसंख्या बढ़ रही है, हर आदमी देखिए किसी न किसी का सताया हुआ है। अभी क्या है, अगर आपके पास साधन नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, एक बार आपकी जेब में 4 पैसे आएंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, मुकदमा करेंगे। तो उससे, और दूसरा मेरा मानना है कि जूरी सिस्टम वेस्ट में इसलिए चल रहा है कि वहाँ लोग अभी भी इंट्रिंसिकली, लेकिन ये बात मानते हैं कि मीडिया में जो डायरेक्शन देने की एक क्षमता है कि जो एक एज ए फोर्थ स्टेट वो जो काम करना चाहती है क्राइम के मामलों में, कहीं वो पीछे रह गई। देखिए, एनालिसिस तो होता रहता है, हम लोग भी लिखते रहते हैं और हम लोग कहते भी रहते हैं, टीवी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि सब कुछ अब मीडिया से एक्सपेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इनको कम होना चाहिए, कुछ आपकी टिप्पणियाँ? देखिए, जैसे सामाजिक ढांचा बदल रहा है, हैव और हैव नॉट्स का दायरा बदल रहा है, और उस दायरे को बदलने की खास वजह यह है हमारी परसेप्शन, हमारी सोच। तो कहीं हमें काम करना पड़ेगा अपनी सोच को। एक कहावत है कि मटेरियल वर्ल्ड में अगर देखना है तो अपने से नीचे व्यक्ति को देखिए और ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि आपके पास जो है आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अगर आध्यात्मिक वर्ल्ड में देखना हो तो अपने से ऊपर व्यक्ति को देखिए और देखिए कि वो आपसे कितना बड़ा है, उसकी सोच, उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज के, और उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये जो होड़ है मटीरियलिज्म की, जो हम और चीज़ें पाने, आज के समाज में लोग अपने गम से उतने दुखी नहीं जितने पड़ोसी के सुख से हैं। तो कहीं सोच को बदलना होगा, बहुत सही कहा, सोच बदलेगी, बहुत सही तो कहा सब बदल डॉक्टर जाएगा। दीपक रहेजा, बहुत कहा, शुक्रिया और शुक्राना, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ में मनीष ने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी अपना काम करना होगा। इसी बात, इसके साथ हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर दीपक रहेजा और मनीष छिब्बर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, लेकिन हमारे साथ जुड़िए रहेगा क्योंकि हमारे अगले सेगमेंट समाधान में हमारे साथ होंगे 2 एमिनेंट अधिवक्ता। बात करेंगे क्या कमी है हमारे सिस्टम में। वेलकम बैक। न्याय मंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा अगला सेगमेंट है समाधान। समाधान में हमारे 2 विशेष मेहमान तशरीफ लाते हैं। आइए मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले श्री एस.एम. मित्तल साहब, जाने माने अधिवक्ता, और हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री के.सी. मित्तल साहब, आप फार्मर चेयरमैन हैं दिल्ली बार काउंसिल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों से मेरा एक प्रश्न है। हमने बातें की, हमने मानसिक दृष्टि से भी देखा कि अपराध क्यों होता है और अपराध क्यों बढ़ रहा है, लेकिन आपकी दृष्टि में सबसे पहले मित्तल साहब आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा मित्तल साहब, कि आप क्या समझते हैं कि अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, मूलतः तो जो समाज है वही उसके लिए जिम्मेदार है। जैसे पहले चर्चा हो रही थी कि बचपन से अगर बच्चा देखता है, मान लीजिए गाड़ी में अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और वो देखता है कि उसके पिता का दुर्व्यवहार अगर है दूसरे लोगों के साथ में, तो वही उसके अंतःकरण के अंदर में वो धीरे धीरे घर कर जाता है। और जब वो खुद बड़ा होता है और टेंशन या कुछ स्ट्रेस में रहता है तो वो उसको अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर में उसको ले आता है। तो इसलिए जो समाज है और उनकी जो हार्डशिप्स है वही इसको जन्म देती है। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि बढ़ते हुए अपराध का क्या कारण हो सकता है? जो समाज में एक परिवर्तन आया है ना, वो मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ा है। अब आप देखिए, जहाँ एक पैसे की दौड़ होगी तो वहाँ स्वाभाविक रूप से आदमी की इच्छाएं बढ़ेंगी, उसकी वो कहीं ना कहीं जाके गलत काम भी करते हैं। एक आदमी के पास बहुत पैसा है, दूसरे के पास कुछ नहीं, वो भूखा मर रहा है, तो वो अल्टीमेटली क्राइम पे ही दौड़ता है। एक बात और भी बड़ी आई कैलाश जी, सॉरी आपको टोक रहा हूं यहाँ पर मित्तल साहब, क्योंकि इंपल्सिव क्राइम की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा जो नया, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो आ रहा है, उसको ये पता नहीं होता कि आईपीएस क्या है, लेकिन एक अंदर क्रोध है, एक अंदर अहंकार है, जिसके कारण एक एक्शन, एक एक्ट जो है वो तुरंत हो जाता है। तो आईपीसी क्या कहता है? यानी जिस तरह के जो अपराध दिल्ली में हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग का मामला है, मोलेस्टेशन का मामला है, रेप का मामला है, तो इनमें जो आईपीसी है उसके स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, वो क्या है मित्तल साहब? देखिए, ज्यादातर जो अपराध है ना वो तो सोचे समझे होते हैं। मान लीजिए कोई चेन स्नैचिंग कर रहा है या और चोरी चकारी कर रहा है तो वो तो सोच कर रहा है। जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि उसकी ज़रूरतें तो बहुत अधिक हैं, उसके पास साधन नहीं है तो वो गलत काम करता है।
और उस वक्त तो भूल जाता है कि कानून जो है, उधर ये भी रहता है कि कानून ढीला है, वो शायद उसको तुरंत सजा नहीं मिलेगी। तो जो कानून का डर है वो कम होता जा रहा है। और जो आपने कहा स्पर ऑफ द मोमेंट, वो होता है कि आउट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मान लीजिए कोई आदमी, आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके सामने में जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए कानून के अंदर में आपको छूट भी है कि मान लीजिए आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं या आउट ऑफ सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन के अंदर आपने कुछ किसी पर हमला किया, तो उसके अंदर सजा जो है आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन एसएम साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, किसी साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि पीनल की धाराएं जो हैं वो क्या कहती हैं, मतलब किस तरह की सजाएं जो हो सकती हैं, ताकि हमारा आम जो दर्शक हमें देख रहा है वो ये जाने कि भाई अगर छोटी प्रवृत्ति, जिसको आदमी मानता है कि शायद ये अपराध नहीं होगा, किसी को रोड रेज के मामले में अगर टकरा थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो अपराध नहीं है, लेकिन ये अपराध है। पिनल कोड में जो सजा निर्धारित है, सही मायने में वो सजा जब तक नहीं मिलती है तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस सज़ा को मिलने से पहले बहुत कुछ कार्रवाई होने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपकी तफ्तीश, जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव होगा तो उसकी कोई सज़ा नहीं हो सकती किसी भी हालत में। सारा जो सिस्टम है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, उसके ओवरऑल की ज़रूरत है। आप रोज़ शिकायतें सुनते हैं कि साहब वो उसमें हमारी तफ्तीश उसने ठीक से नहीं की, जहाँ दहेज के झगड़े होते हैं उसमें 10 तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, मर्डर केस में कंप्लेंट्स आती हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो ठीक से काम नहीं कर रहा। जब अगर तफ्तीश जो है, जो फाउंडेशन है उस केस का, अगर उसका आधार सही तरीके से नहीं होगा तो उसमें कन्विक्शन नहीं हो सकती। दूसरी बात भी आ जाती है कि डिफेंस लॉयर जो है वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर देते हैं। जो डिफेंस लॉयर की आप बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में डिफेंस लॉयर का रोल नहीं है। जब तक कोर्ट में केस नहीं आता है तब तक डिफेंस लॉयर पिक्चर में नहीं आता है। अब होता क्या है कि आपने कोर्ट में फाइल हो गई चार्जशीट, बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिसमें केस कोर्ट में फाइल करने का बनता भी नहीं है, फिर भी चार्जशीट फाइल हो जाती हैं। मलिमत कमेटी बनाई गई थी इसी के लिए, जिसमें जो हमारी तफ्तीश का सिस्टम है उसको बदलने की बात कहीं ना कहीं राय दी गई थी, और उसमें इंक्विजिटोरियल सिस्टम का पार्टली कुछ अडॉप्ट करने की बात थी। पर ये ठीक है बात कि जब तक हम इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को अपना मजबूत नहीं करेंगे और उसमें सच्चाई और सफाई नहीं लाएंगे, वो जब तक ईमानदारी से काम नहीं होगा, तब तक आपका कन्विक्शन रेट इंप्रूव नहीं हो सकता है। जो पहले ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था, जिसको अबॉलिश कर दिया गया, अब बेंच सिस्टम के ऊपर जो है हमारी कोर्ट्स जो है वो काम करती हैं। क्या वो बेहतर था? उसमें कुछ खामियां तो जरूर थी, लेकिन उसमें स्पीडी जस्टिस था, उसमें स्पीडी ट्रायल था, और जस्टिस डिलीवरी जो थी वो उसमें थी। एसएम साहब क्या कहेंगे? जब हम आज़ाद हुए उसके बाद में हमने नया सिस्टम अडॉप्ट किया और इसके अंदर जो जूरी सिस्टम था उसको डिस्पेंस विद कर दिया। उसमें ज़्यादातर जो जूरी मेंबर्स रहते थे वो जो फैक्ट्स के मामले रहते थे उन पर वो तवज्जो देते थे। अब उस सिस्टम को हमने डिस्पेंस विद कर दिया। तो इस स्टेज के ऊपर में ये कहना हो तो पार्लियामेंट का ही हक बनता है कि उसको सिस्टम को चेंज करें कि नहीं करें। लेकिन जो अब वर्तमान में सिस्टम है उसको फोर्टिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सही हो। अब आमतौर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है या तो मिली भगत होती है या लापरवाही होती है, लेकिन कोर्ट को यह अख्तियार रहता है कि अगर उसके अंदर में जो कंप्लेनेंट है वो अगर कोर्ट की तवज्जो दिलाए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है तो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया जा सकता है। और जैसे आपने रोड रेज की बात कही, तो हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट आया था और उन्होंने कहा कि किलर ऑन व्हील्स जो है, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ा कि जो लोग बिल्कुल लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं उनको किलर ऑन व्हील्स कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है? सख्त कार्रवाई तो अब उसके अंदर में अमेंडमेंट आ रहा है जो पार्लियामेंट के सामने में है। अब ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो एक बन गया है कि नहीं बन गया। बाकी अप्रैल के अंदर राज्यसभा के अंदर बिल रखा गया और सेक्शन 304 के अंदर में सबसेक्शन सी जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीकर गाड़ी चलाता है और उससे कोई चीज हादसा हो जाता है तो उसको मर्डर माना जाएगा और उसमें सजा जो है वो डेथ पेनल्टी तक है और 1 लाख रुपए का कम से कम जुर्माना है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि जैसे अभी कहा था ना कि कानून का डर पैदा हो लोगों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पनिशमेंट टू बी अवॉर्डेड फॉर अ क्राइम मस्ट नॉट बी रेलेवेंट बट इट शुड कंफॉर्म टू बी एग्जिस्टेंट विद द atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence, and it should respond to the society's cry for justice against the criminal। यानी इसका जो रूपांतर जरा हमारे आम दर्शकों के लिए यही रहा ना कि आम व्यक्ति ये आशा करता है कि अगर उसके साथ कोई व्यवहार हो रहा है, अपराध हुआ है, तो जो अपराधी है उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए।
केसी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप फार्मर चेयरमैन रहे हैं दिल्ली बार काउंसिल के। बार काउंसिल एक एथिक्स को लेकर के चलती है, एक सेल्फ रेगुलेशन जो है वो सब जो एडवोकेट्स हैं वो अपने ऊपर रखते हैं। आपको नहीं लगता कि इस जो हम सिस्टम की जो बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया? ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल झुठलाएंगे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो आम आदमी की बात है, आज हर तरीके से साधन बनाए गए हैं और उसकी सुविधा के लिए आम आदमी को कोर्ट में जा सकता है। यहाँ तक कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो एक आधार बना वो महज इसी वजह से बना कि आप घर बैठ के अगर चिट्ठी भी लिख देंगे तो उस चिट्ठी को भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट कर कोर्ट आपको उसमें न्याय दे सकती है। बावजूद उसके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आप जिसकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और करनी भी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि किसी भी सिस्टम को अगर आप एक ए सिस्टम रखिए या बी सिस्टम या सी कुछ भी रख लीजिए, जब तक उस सिस्टम में काम करने वाला आदमी ईमानदारी से काम नहीं करेगा, आप किसी भी चीज़ में अचीवमेंट आप नहीं प्राप्त कर सकते। यही सिस्टम हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम में है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक हिस्सा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से शुरू होता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन का रोल आता है, उसके बाद डिफेंस का रोल आता है और उसके बाद अदालत के फैसले का रोल आता है। अब जब तक ये इनपुट आपका सही नहीं होगा तो आपका फैसला कहाँ से आएगा ठीक? गवाह हॉस्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्टिगेशन में कमी होती है, या उसके बाद उसमें देरी होती है, या उसके बाद कहीं ना कहीं से मैनेज भी होते हैं जो गवाह अपना वर्सन बदलते हैं बाद में। कहीं उसमें सच्चाई होती है, कहीं नहीं भी होती है। मुद्दा ये है कि अपराध कैसे कम हो, नए अपराधीकरण ना हो। ये छोटी छोटी जो गलतियां, जो ऑफेंस पहले हो जाते हैं, वो बड़े ऑफेंसेस का कारण भी बनते हैं। क्या कहेंगे मित्तल साहब चलते हुए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आम व्यक्ति जो है समाज का, उसके मन में कानून का डर होना चाहिए, कि उसके दिमाग में ये निश्चित होना चाहिए कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्मों के माध्यम से या और माध्यम से उसको लगता है कि साहब अगर मैंने कुछ किया तो क्या होगा, वकील साहब मुझे बचा लेंगे या मैं पैसा देकर छूट जाऊंगा। तो जब तक ये भावना नहीं जाएगी, और जैसे ये हम लोग ज़्यादा भौतिकवादी होते जा रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत आ रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां भूलते जा रहे हैं। हर आदमी को अधिकार चाहिए, कर्तव्य की आदमी नहीं बात करता है। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान में जैसे फंडामेंटल राइट्स ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, जो राष्ट्र के प्रति या स्त्रियों के प्रति या राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। क्या कहेंगे केसी साहब? हम कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये जितने भी हमारा रोज़मर्रा का कदम से कदम मिलाते हुए जो एक व्यवहार है, वही क्राइम को, हमारे सोच को बदल रहा है, हमारे दबाव बना रहा है हमारे पे मानसिक। चाहे सड़क पे आप चले जाएं तो है, सब्जी मंडी में जाएं तो आपको यही दबाव मिलेगा, सब तरीके से। इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि, और जो समाज के सब लोग ठेकेदार हैं जिनको, कि भाई एक जो समाज बहुत अरसा पहले होता था, जहाँ एक शांति होती थी, एक आदमी का एक दूसरे से व्यवहार अच्छा होता था, आज उस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। दिल में जगह बनाइए, दिल आपका विशाल होना चाहिए, बहुत कुछ उसमें समाज आएगा। करुणा होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगली बार रोड रेज में अगर आप फंस जाए तो मुस्कुरा के पूछिएगा कहीं आपको लगी तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा मित्तल साहब, केसी मित्तल साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, न्याय मंच में आपने शिरकत की, बहुत खूबसूरत बातें कही। साथियों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।